सभी का स्वागत है। एंड आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इस सीरीज में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। डायरेक्ट एमसीक्यू जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनकी सारे क्वेश्चंस की हम यहाँ पर सेपरेट तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, देन आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, इसी नोट के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले मैं आप सभी से ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपको ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बेसिक चीज़ें क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो उनको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, देन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका नाम भी एसएस लाइफ टाइम से ही है। और आप इसे ज्वाइन करके अपने नॉलेज को और भी इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब होगा क्या, बेसिकली जैसे कुछ बच्चे जो हैं पीडीएफ के थ्रू क्या करते हैं, क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, उनको नोट डाउन कर लेते हैं और बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि बार बार वीडियोस में आपको पता नहीं चलेगा वही क्वेश्चन मैं कहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, 10 मिनट बाद कराऊंगा, 15 मिनट पहले कराऊंगा, कैसे क्या रहता है। पीडीएफ में आपको कोई वहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं रहता है, आप हर एक क्वेश्चन को देख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो सेपरेट तरीके से। क्लियर है जी। तो इसी नोट के साथ बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है जी। ट्रिगोनोमेट्री जो रेशियो होता है वो आपका पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो कि आपने पहले भी पढ़ रखी है, वो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है हमेशा राइट एंगल के लिए अप्लाई होती है। किसके लिए अप्लाई होती है? राइट एंगल के लिए। यानी कि जो भी आपके पास एक ट्राइंगल होगा उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये एंगल जो है हमारे पास कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। यहाँ तक कहानी क्लियर है? आपको भी जी भैया। और यहाँ पर ये जो सबसे बड़ी साइड होती है, यानी कि स्लैंट साइड होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, जिसे हम कैपिटल एच से भी क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर है? उसके अलावा जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, क्या होता है? जो परपेंडिकुलर होता है, वर्टिकल लाइन होती है, उसे क्या कहते हैं? साइड अपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, एंगल ए की जो अपोजिट साइड होती है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। और जो बिल्कुल बेस में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, इसे अक्सर हम लोग बेस के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम लोग परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं, जो कि एक वर्टिकल लाइन होती है। यहाँ तक कहानी क्लियर है? ओके जी। अब यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो दिए गए हैं उन्हें आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है, या फिर जहाँ पर भी आप पढ़ने बैठते हो वहाँ पर इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना है, ताकि जब भी आप पढ़ने बैठे उस पर नज़र जाए और आपको याद हो जाए। ठीक है, अब जैसे साइन थीटा अगर अप्लाई करना है तो उसका रेशियो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सबसे पहले साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, सेम पैटर्न पर अगर आपको कॉस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या होता है? साइड ऑफ एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी कि बेस को रखना है और उसके बाद हाइपोटेनियस को लिखना है। ठीक है, साइन की बात कर रहे थे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, फिर हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, और कॉस की बात करेंगे तो कॉस में क्या होता है? पहले बेस होगा और फिर आपका हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि जी भैया। उसके बाद अगर हम टेंजेंट की बात करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई? अब साइड अपोजिट टू एंगल ए, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा, और डिवाइड बाय एडजेसेंट एंगल साइड ए, यानी कि बेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है? उसके बाद कॉस की बात करेंगे तो कॉस का अपोजिट, देखो कोसेक की बात हो रही है। ठीक है, कोसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस पहले आ जाएगा और डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ये पहले वाले से हमने निकाल लिया, क्योंकि कॉस का अपोजिट साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। ठीक है, सेकेंड की बात करेंगे तो कॉस का अपोजिट सेकेंड होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर आपने लिखा था बी अपॉन में एच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एच अपॉन में क्या हो जाएगा? एच अपॉन में बी। ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन में बी, यानी कि बेस। क्लियर है कि नहीं? और कॉटजेंट जो कि क्या होता है? टैन का अपोजिट होता है। ये किसका अपोजिट होता है? टैन का। तो टैन का अपोजिट कॉटजेंट होता है, तो टैन में क्या लिखा था? पी अपॉन में बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्लियर है कि नहीं? वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई। बाकी आप चीज़ें जैसे आपको याद हो सकता है आप वैसे याद करिए। मैं स्टार्टिंग के ये 3 आपको याद करने को सजेस्ट करूँगा, कॉस, साइन, कॉस और टैन। ठीक है, तीनों का अपोजिट कर दोगे तो ये बाकी रेशियो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है जी? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो आपको समझ में आ गया कि बेस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। बाकी चीज़ें इसमें जैसे रेशियो लिखा गया है कि साइड अपोजिट टू एंगल ए, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, जिसे हम लोग बेस बोलते हैं, तो इसलिए मैंने और आसान कर दिया आप सभी के लिए। समझ में आ गया?
ठीक है। अब यहाँ पर 8.1 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, क्या आप सभी ने नोट डाउन करा है? अगर आपने अनसॉल्व देखे होंगे या फिर अपने पुराने स्टूडेंट्स जो 10th क्लास पास आउट हो चुके जिन्होंने बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट करा था, तो उनसे अगर आप पूछेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा वो यहाँ पर आप मान के चलिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये 5th वाला। ठीक है, 5th वाला और आपके पास 4th, ठीक है, और ये 3rd। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बिल्कुल भी इन्हें मिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर 6th वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अब मैं क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपके पास क्या दे दिया गया है, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर और बी सी है 7 सेंटीमीटर, जिसका डायग्राम भी शायद ये दे दिया गया है। ठीक है, ये दे दिया गया है कि नहीं? नहीं दिया गया, हमें बनाना है। ठीक है, बनाना है। ओके जी, तो क्या करते हैं, हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ही अप्लाई होगा। इसका नाम दे देते हैं ए बी और ये सी। ठीक है जी, आपको ये ओके भैया ए बी कितना है हमारे पास 24, तो इसको हम लोग 24 बेस को मान लेते हैं। बी सी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइपोटेनियस कैसे निकलता है आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप पीटी अप्लाई करोगे तो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है ना। तो देखो 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 आएगा और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ रहा होगा, अप्रॉक्स में 625 आ रहा होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस के हिसाब से कितना होगा 25 होगा। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 25। ठीक है, इस फार्मूले से कितना निकलेगा 25। यहाँ तक कहानी क्लियर है? आपको भी जी भैया क्लियर है। अच्छा जी, अब क्या बोला गया है, साइन ए आपको निकालना है। क्या निकालना है? साइन ए। तो साइन ए के लिए अभी मैंने फार्मूला क्या बताया था भाई, क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यही बताया था कि नहीं? आपको भी जी भैया बिल्कुल यही आपने बताया था। तो परपेंडिकुलर कितना है 7 है और हाइपोटेनियस कितना है 25 है। तो ये साइन ए यहाँ से आ गया कि नहीं? आपको भी जी भैया। उसके बाद क्या निकालना है, कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है जी, कितने लोगों को पता है, यानी कि बेस अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, देखिए याद रखना पड़ेगा ये रेशियो। ठीक है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस आपके पास कितना था 24 और हाइपोटेनियस कितना था 25। तो ये कुछ इस तरीके से ये भी रेशियो आ गया है। अब प्रॉब्लम आएगी कि साइन सी कैसे निकालें और कॉस सी कैसे निकालें। तो इन केस ऑफ दैट आपको यहाँ पर जो भी एंगल लिया जाएगा उससे आपको बेस मान लेना है। तो सी की बात हो रही है तो यहाँ पर अब सी क्या हो जाएगा, एज अ बेस यूज़ होगा, और ये जो ए बी है यहाँ पर एज अ परपेंडिकुलर यूज़ होगा। ठीक है, बाकी सेम चीज़ें रहने वाली। तो साइन सी आप लिखोगे तो साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन में एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है 24 है और एच क्या है 25 ही है, और कॉस सी निकालोगे। ठीक है, कॉस सी तो वो कितना आ जाएगा भाई, उसके लिए भी क्या होता है बी अपॉन में एच, यानी कि बेस कितना है 7 है और एच कितना है आपके पास 25 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया। ऐसे ही आपको ट्राइंगल बनाना है, आपको हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट करना है। उसके बाद साइन कॉस, उसके बाद टैन कॉट कोसेक सेक, ये सारे रेशियो आपको फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं होता है, समझ में नहीं आता, तो एक क्वेश्चन मैं आपको करा भी दूंगा अभी। ठीक है, आगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर ये टेबल आपको याद करनी होगी। जब तक आपको ये टेबल याद नहीं होगी आगे के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो भी जाएंगे बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं होंगे। तो इस टेबल को कैसे याद रख सकते, तो भाई मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप इस टेबल को भी नोट डाउन कर लेना, जहाँ भी पर भी पढ़ते हो नोट डाउन कर लेना, चिपका लेना, बार बार रिविज़न करना, याद हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तरीका क्या हो सकता है, अगर आप मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हो तो मैं डेफिनेटली आपको सिखा देता। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर भी मैं आपको एक ट्रिक बता के जाऊँगा जिसे फॉलो करके आप इसे आसानी से याद रख सकते हो। सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है, आपको साइन और कॉस इन दोनों को तो याद ही करना पड़ेगा। जब ये दोनों याद हो जाएंगे तो बाकी भी आपको ये एंगल्स की जो डिग्री है या वैल्यू है वो भी आप निकाल लोगे। ठीक है, वो कैसे मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, यहाँ पर ये सारे क्या दिए गए हैं आपके पास, एंगल दिए गए हैं हॉरिजेंटल लाइन में, और ये वर्टिकली लाइन में, यानी कि इस तरीके से जो दिया गया है वो आपके पास जो फंक्शन है वो दिया गया है, जैसे साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। ठीक है जी, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन करा गया है।
ठीक है। उसके बाद साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू 1√3/2 होता है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1 होती है। क्लियर है कि नहीं? ओके जी। उसके बाद कॉस की बात करेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है। तो इस पैटर्न पर अगर आपने इन दोनों को याद कर लिया तो बाकी चीज़ें निकल आएंगी। ठीक है। अब आपको कि बाकी कैसे निकलेगी, अब जैसे मान लेते हैं tan 0 की वैल्यू आपको निकालनी। ठीक है। अच्छा जी। अब आपको नहीं पता कि tan 0 की वैल्यू कितनी होगी, लेकिन आपने ये तो पढ़ रखा है कि tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन में कॉस लिख सकते हैं। आप कहोगे जी भैया, और आपने साइन और कॉस की वैल्यू क्या कर ली, याद कर ली। तो भाई tan थीटा इज इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ पर कितना लिया गया, 0 ले लिया गया, तो हम 0 लिख लेते हैं। साइन, अब यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा, यानी कि साइन और थीटा की जगह पे 0, और उसके बाद कॉस अपॉन में 0। ठीक है। साइन 0 का मान 0 होगा और कॉस 0 का मान 1 होगा। अब 0 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0, और 0 ही तो यहाँ पे दिया गया। तो इस तरीके से आप बाकी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। यकीन नहीं होता, चलो अब हम tan 45 को कैलकुलेट करते हैं। देखना भी, अब मैंने बताया tan 45 आपको निकालना है। तो आपको पता है tan 45 को आप लिख क्या सकते हो, साइन 45 अपॉन में कॉस 45 लिख सकते हो कि नहीं, एंगल सेम ही रखेंगे। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, देखो 1/√2, और ये आपको पहले से याद होगी तो आप लिखोगे 1/√2। और कॉस 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/√2, तो आप इसे भी लिखोगे 1/√2। ठीक है। फ्रैक्शन की डिवाइड में फ्रैक्शन होती है तो वो क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, तो 1/√2 वो भी कैसा, अपोजिट होके, तो √2 अपॉन में 1, √2 से √2 कैंसिल, और 1 अपॉन में 1 यानी कि 1, और जो कि वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। बट आपको साइन और कॉस के 0 से लेकर के 90 डिग्री तक ये सारी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, और अगर ये याद रहेंगी तो ये बाकी चीज़ें आप खुद ही कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 8.2 एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से रहने वाले हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है जी। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सारी वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि तभी आप आगे के क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर आपको ये टेबल याद रहेगी तो ये आने वाले जो आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आपसे चुटकियों में हो जाएंगे। और इस तरीके के क्वेश्चंस 1 से 2 नंबर में हर बार पूछे जाते हैं, 1 से 2 नंबर में डेफिनेटली आएगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया गया है कि साइन 60, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, लिख लेते हैं साइन 60, फिर इंटू में कोई फिर साइन नहीं, यानी कि इंटू में, उसके बाद कॉस 30 प्लस साइन 30, ठीक है, और कॉस 60। ठीक है। हालांकि अगर आप देखोगे तो ये क्या है, थ्योरम है। क्या है ये, थ्योरम है। अभी मैं डायरेक्टली भी करके आपको बताऊंगा। ठीक है जी। अच्छा जी। अब देखना, अब ये आगे कैसे सॉल्व होगा। तो आपको पता है साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। आपको कीजिए भैया, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, ये भी ठीक है, प्लस ये 3 लिखा है। ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है। अब आगे देखना, √3 की मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, 1 1 जा 1 डिवाइड बाई 2 2 जा 4। ठीक है। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में 4, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, यानी कि 1 आ जाएगा कि नहीं। क्योंकि ये फार्मूला एक होता है। ठीक है। क्या होता है, अगर ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, साइन A+B का जो फार्मूला होता है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, ठीक है, आई होप, मुझे नहीं लगता अभी आपको बताया गया होगा, फिर भी यहाँ पे देख लो, साइन A+B का फार्मूला क्या होता है, साइन A इंटू में कॉस B, ठीक है, प्लस कॉस A इंटू में साइन B। ठीक है, ये होता है। ठीक है। साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, कुछ इस तरीके से। ठीक है। अच्छा जी। अब इसके बाद देखिए, ये इसी को आगे पीछे करके लिखा गया, बट वही चीज़ है, तो साइन A+B कर लेते तो आंसर आ जाता। देखना, तो अगर हम इस चीज़ को साइन A+B करते तो कितना हो जाता, साइन और A+B का मतलब है एंगल को ऐड करना, 60 और 30 को ऐड करेंगे तो 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती, 1 होती है कि नहीं। तो वही चीज़ तो यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट करा था। तो अगर आपको फार्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चंस तब भी चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो अब आपको ये जो मैंने 5 क्वेश्चंस यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं, आपको इन पाँचों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, और अगर आपको इनकी वैल्यूज़ नहीं पता है तो आप टेबल को सामने रखिए। अभी आपको याद नहीं, कोई बात नहीं, आप
देख के लिखिए, और जैसे जैसे आप देख के लिखोगे तो आपको याद भी होता चला जाएगा। तो अभी ऐसा नहीं है कि टेबल नहीं याद है तो क्वेश्चन ही नहीं करना, ऐसा नहीं है। अगर आप टेबल से थोड़ा सा कॉपी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो तरीका सीख रहे हो, तो टेबल को भी देख के सॉल्व करना है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं याद है तो नहीं करना, ये गलत बात है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो इसी एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये हैं, जो डायरेक्ट आपके 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस में से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हर बार रिपीट करते हैं, तो भाई बिल्कुल भी इस चीज़ को मिस आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं ये, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। ये जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। ओहो, साइज़ तो बहुत बड़ा। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन जो दिया गया है अब हम उससे देखते हैं, ठीक है। क्या बोला गया, 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 + tan² 30, ये किसके इक्वल में होगा। अब देखना इस चीज़ को जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे निकल के आएगा। 2 है, 2 रखो, tan 30 की वैल्यू यानी कि tan 30 का मान कितना होता है भाई, कितने लोगों को याद है, 1/√3 होता है कि नहीं। आप कहोगे जी भैया होता है, और डिवाइड बाय 1 + tan² 30, tan² 30 यानी कि 1/√3 होगा 30 की वैल्यू। स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखो 2 1 जा 2 ऊपर न्यूमरेटर में 2 डिवाइड बाई √3, ठीक है। उसके बाद ये डिवाइड में कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1 + 1/3, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 4/√3 यानी कि 3/4, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको काटोगे तो √3 ऊपर बचेगा और 2 2 जा 4 यानी कि √3/2, ठीक है। और √3/2 किसकी वैल्यू होती, sin 60 का मान तो भाई कितना होगा, 1 बाई कितना होगा, √3/2, तो पहले ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कि भैया पता कैसे चला, क्योंकि आपको पता है sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और हमारा आंसर भी √3/2 आया, तो यानी कि sin 60 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आए तो अभी याद कर लो, sin 60 इसका आंसर होगा, ठीक है। ऐसा कुछ। सेकेंड क्वेश्चन, 1 - tan² 45 और डिवाइड बाई 1 + tan² 45, ठीक है। अब आपको पता है 1 लिखा है तो इस चीज़ को हम लोग पहले 1 ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है, तो स्क्वायर भी करोगे तब भी 1 आएगा। डिवाइड बाई 1 + 1, ठीक है, 1 में से 1 घटाओगे तो 0, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। तो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, 1 होगा नहीं। sin 45 ये भी नहीं होगा, तो इसमें डायरेक्ट डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि जी भैया समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं भाई, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो भाई इसका आंसर क्या होने वाला है, देखो सबसे आंसर आसान क्या हो सकता है, एंगल ए इज इक्वल टू अगर आप 0 रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, सिंपल सी बात है। और साइन 2 है यानी कि 2 × 0 करोगे तब भी 0 आ जाएगा, तो पहला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये फोर्थ वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर, अब यहाँ पर देखो 30 वैल्यू दी गई तो tan 30 का मान अप्लाई करना और आंसर फाइंड आउट करने का प्रयास करना। होमवर्क मैंने दिया है, ठीक है, इसका जवाब आपको जरूर देना है। और ये चारों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड है। आप यूँ समझ लीजिए कि अगर अभी ये चारों क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए तो आपके 4 नंबर एमसीक्यू में बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है, आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। बोला गया a + b इज इक्वल टू √3 और a - b इज इक्वल टू 1/√3, जहाँ पर जीरो एंगल क्या है, a + b से बड़ा है, ठीक है। जीरो एंगल क्या है, यहाँ पर जो भी a + b का जो मान होगा, जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी और 90 डिग्री से छोटी होगी, जो जहाँ पर एंगल a क्या है, बड़ा है, इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है। तो आपको सॉल्व करने का प्रयास करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं और क्वेश्चंस कौन कौन से जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यही क्वेश्चन दिया गया, देखो a + b इज इक्वल टू √3 और a - b इज इक्वल टू 1/√3, वेयर जहाँ पर a + b क्या है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, और एंगल a क्या है, ये ग्रेटर देन b है, ठीक है, एंगल a इज़ ग्रेटर देन b। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और जिनकी वैल्यू कितनी होगी, जैसे यहाँ पे √3 होगी और यहाँ पर 1/√3 होगी। अगर आप इस चीज़ को और भी ऐसे ओरली समझने का प्रयास करो तो कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे tan a + b यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, a + b इज़ इक्वल टू √3 लिखा है। आप इसको सॉल्व करोगे तो a + b इज़ इक्वल टू, ये tan इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आ जाएगा tan इनवर्स में √3, ठीक है, ऐसा कुछ। अच्छा जी, अब a + b इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखना tan इनवर्स यानी कि tan में कितने में इसकी वैल्यू √3 होती है, तो tan इनवर्स को ऐसे रखते हैं और ब्रैकेट में tan
और ये वैल्यू होती है 60 में, ठीक है। तो tan 60 लिख लेते हैं, क्लियर है कि नहीं आपको कि जी भैया। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हमारे पास आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा आपको कि जी भैया tan 60 आ गया। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गया, ठीक है। अब a प्लस बी कितना हो सकता है हमें नहीं पता, सेकेंड ये वाला अप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू ये कितना निकल के आ जाएगा 30, कितना निकल के आ जाएगा 30। अब देखो ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ठीक है। पहले तो जो लिखा है उसको थोड़ा सा इरेज कर लेते ताकि भाई हमें लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे और सेकंड को देखेंगे, ठीक है। अब देखो a प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ऑलरेडी सब्सट्रैक्ट में हो ही जाएगा प्लस करने पे, तो 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल a इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। क्या ये सही है? अब इसके आगे एंगल ए 45 डिग्री आ गया। बी अगर आप निकालोगे फर्स्ट इक्वेशन से या फिर सेकंड इक्वेशन से तो कितना निकल के आ जाएगा भाई, आप निकालोगे तो कितना आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करोगे तो एंगल बी आपके पास 15 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा आगे। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, क्लियर है जी आपको कि जी भैया। आगे के क्वेश्चन अब करते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फार्मूले दिए गए जो आपको पता होने चाहिए, और वो फार्मूले क्या हैं समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जैसे आपके पास दे दिया जाता है कि साइन 90 माइनस एंगल, ठीक है, या फिर साइन 90 माइनस थीटा, तो वो क्या होता है कॉस थीटा होता है। अब आपको कि इसकी कहानी क्या है, क्या ये भी याद करने पड़ेंगे, क्या रटने पड़ेंगे? तो भाई अभी के लिए मैं बोल देता हूँ, जी हाँ आपको याद करने पड़ेंगे। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉट थीटा, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा कॉसिक थीटा। एंगल ए को मैं थीटा बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखना। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर है? आप कहोगे जी भैया क्लियर है, ठीक है। अब याद ये रखना है कि साइन किस में चेंज होता है, साइन थीटा चेंज होता है कॉस थीटा में, ठीक है, और कॉस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में, याद रखना, ठीक है। टैन थीटा किस में चेंज होगा, टैन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में, ठीक है। कॉट लिखा है ये, ठीक है, कॉट थीटा, और कॉट थीटा किस में चेंज होगा टैन थीटा में, ठीक है। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा किस में चेंज होगा, ये चेंज होगा कॉसेक में, और कॉसेक थीटा चेंज होगा सेक थीटा में। देखो यही तीन चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब आप जो भी करो, प्लस करो, एडिशन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, लेकिन चेंज आपको ऐसे ही करना है इन केस ऑफ दैट जब आप 90 डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तब, ठीक है। उसके बाद 180 और 360 डिग्री के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर सेम ही रहता है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ के लिए इतना ही सफिशिएंट है। आगे अब देखो, अब यहाँ पर ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके कभी कभी 2 नंबर में भी इस तरीके के क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड। और मैंने जैसे भी आपको पहले बताया था कि यहाँ पर आपको पीवाईक्यू, ठीक है, प्लस एमसीक्यू और प्लस वीआईपी क्वेश्चंस में यहाँ पर आपको प्रोवाइड करता हूँ। यही मैंने बताया था आपको कि जी भैया यही आपने कहा था और यही आप करते भी हैं, ठीक है। अब देखना, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए आपके एमसीक्यू में अगर आ गया तो डायरेक्ट आपको 1 क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन का आंसर 1 आता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप कंफर्म कैसे करोगे कि 1 ही आएगा? अगर जो एंगल दिए गए, जैसे यहाँ पे 65 दिया गया, इधर 25 दिया गया, इन दोनों का टोटल 90 डिग्री आ रहा है, तो उसका आंसर हमेशा 1 क्लिक करना है। उसके आगे फिर साइन लिखाओ, कॉस लिखाओ, टैन लिखाओ, कुछ भी लिखाओ, 1 क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? देखना, यहाँ पर tan 65 लिखा गया, ठीक है, कितना लिखा गया tan 65 लिखा गया। आप कहोगे जी भैया, ठीक है, tan 65 डिवाइड बाय कितना लिखा है कॉट लिखा है, ठीक है, कॉट 25, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने अभी बताया था ठीक, इसको अगर हम 90 माइनस करेंगे, ठीक है, इसको लिख लेते हैं tan 90 माइनस 90 में से कितना कहता है कि ये 65 हो जाएगा, तो आप कहोगे 25, तो 25 लिख लेते हैं, और डिवाइड बाय जो लिखा है उसको ऐसे लिखा देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं, लिखा रहने देते हैं। अब tan 90 माइनस थीटा यानी कि 25 क्या है, एज अ थीटा है, तो वो कितना हो जाएगा कॉट 25,
और डिवाइड बाय, तो कॉट 25 था ही, अब सेम सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और वही तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको। देखो यहाँ पर भी वही पैटर्न फॉलो किया गया है, ठीक है जी। इसके अलावा मैंने अभी जो बताया था टैन किस में चेंज होता है, टैन कॉट में और कॉट टैन में, अभी बताया था आपको कि जी भैया, तो उसी पैटर्न पर ये बेस्ड था क्वेश्चन, ठीक है। मतलब हमेशा याद रखना, अगर एंगल्स का टोटल जो भी डिवाइड में दिया गया है फ्रैक्शन फॉर्म में, अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वहाँ पर टैन कॉट से कॉसेक कुछ भी लिखा है, 1 क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। तो ये एमसीक्यू के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, वही पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में, अब देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के फ्रैक्शन फॉर्म में है कि नहीं, आपको भी जी भैया। देखो 18 और 72 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 90 होगा, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। तो ये एमसीक्यू में आएगा। इसको भी ऐड करेंगे 26 और 64, तो कितना आ जाएगा, 90, तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 वाला कंसेप्ट याद रखना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इसके अलावा भाई पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। समझ में ये आ गया ना आपको कि जी भैया बिल्कुल आप समझाएं और समझना है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इन दोनों का तो आंसर ऐसे आ जाएगा। उसके बाद अब ये कैसे होंगे भाई साहब, ये क्वेश्चन कठिन आपको लग रहे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस का जो आंसर आता है वो 0 आता है। कितना आता है, 0। देखना अभी, आपको पता है cos 48 लिखा है। देखो अगर इन दोनों का टोटल कितना हो जाए 90 डिग्री और माइनस में है तो 0 आएगा। कितना आएगा, 0। अब आपको कि ये कैसे हुआ, देखो 48 और 42 को ऐड करोगे तो 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। यहाँ पर 31 और 59 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। और अगर ये दोनों माइनस में तो हमेशा आंसर कितना आएगा, ये ग्रीन जोन वाला आएगा, यानी कि 0 ही आएगा। अब आपको कि भैया इतने यकीन के साथ आप कैसे कह सकते हो, तो देखना cos 48 लिखा है तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 90 में से कितना घटाएं कि 48 आ जाए, तो आपको 42, तो हमने 42 घटा दिया, माइनस लिखा है माइनस, और साइन 42 लिखा है, साइन 42 हमने लिख दिया। यहाँ तक आने क्लियर, आपको भैया बिल्कुल क्लियर है। और आपने पढ़ रखा है, क्या आपने पढ़ा है कि साइन, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला आप देखना यहाँ पे आपने पढ़ा है, साइन 90 या फिर कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास कॉस है, तो ये किस में आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या आंसर आता है, साइन थीटा आता है कि नहीं, आपको भी जी भैया यही आता है। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा कितना है, 42। तो यहाँ पे साइन में ये आ जाएगा, साइन 42 और माइनस साइन 42। अब साइन 42 में से साइन 42 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं, आपको भी, अरे भैया ये तो आपने पहले ही बता दिया था। इतना आसान और इतने सरल तरीके से ये आंसर सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जी हाँ साथियों, ये कुछ इस तरीके से होगा। तो ये पैटर्न याद रखना है, अगर सब्सट्रैक्शन में और दोनों एंगल्स को टोटल 90 डिग्री आ रहा है तो उसका आंसर डेफिनेटली 0 होगा। और अगर फ्रैक्शन फॉर्म में और ऐड करने पे 90 आ रहा है तो 1 होगा। क्लियर है, आप कहोगे जी भैया ये तो बहुत अच्छा आपने बताया। और ये सारे क्वेश्चन किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बेस्ड से ये इंपॉर्टेंट है। रेयर केसेस में ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वरना ये 1 नंबर में ही क्वेश्चन आएगा। क्लियर है, आप कहोगे जी भैया बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद ये देखो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है ये आपको खुद से कर लेना है, अच्छे क्वेश्चन है और इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं पता है, मैंने जो कराया उसी में से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप देखें अपनी किताब में तो ये 4th वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला गया देखना, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं, tan a और cot a इक्वल है, क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पर, tan a और cot a इक्वल है, ठीक है, tan a इक्वल है cot b के, ठीक है। और a प्लस बी आपके पास जहाँ पर कितना दिया गया है 90 डिग्री। क्लियर है, आपको भी जी भैया क्लियर है। अगर आप इसे ध्यान से समझें, देखो tan a और cot b का मान या फिर tan और cot का मान किस में इक्वल होता है, वो 45 डिग्री में ही इक्वल होता है। या फिर अगर आप इसको कुछ ऐसा लिखना चाहें, अभी जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा था, अभी चलते चलते स्लाइड ये अचानक से शायद टेक्निकल इशू की वजह से ये हट गई थी, सो दैट मैं इसी के आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा था, ठीक है जी। तो यहाँ पर अभी मैं ये 4th वाला क्वेश्चन करा रहा था, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा था, ध्यान से देखने का प्रयास करना आप लोग, ठीक है जी। ये अब यहाँ पर मैंने बताया था कि tan a, ठीक है, क्या दिया गया है भाई, ब्रश का साइज थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं भाई, ठीक है, tan a इक्वल है cot
ठीक है, कॉट बी के, ठीक है। सो दैट यहाँ पर ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दे दिया गया है। तो यहाँ पर एंगल ए कितने डिग्री का होगा और एंगल बी कितने डिग्री का होगा, ये हमें निकालना है। तो ऐसे केस में हम लोग करेंगे क्या, तो भाई करेंगे क्या, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब वो होगा कैसे, अब ये हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। सो दैट अब आप ये करोगे कैसे, देखना। आपको पता है टेन, देखो कुछ ऐसा होता है कि टेन, ठीक है, टेन अगर 90 माइनस एंगल ए करोगे तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा। तो टेन 90 में से एंगल घट रहा है तो आप लिखोगे कॉट एंगल, ठीक है, कॉट ए, यही आप लिखोगे। आप कहोगे जी भैया ये हम लिख सकते हैं। या फिर अगर आप यहाँ पे कॉट बी को चेंज करना चाहोगे तो आप लिखोगे कॉट 90 माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, टेन बी हो जाएगा कि नहीं। आप कहोगे जी भैया यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर सॉल्व कैसे होगा, इसके अलावा एक और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, वो ये है कि टेन ए को इंडायरेक्टली क्या लिखा जा सकता है। तो आपको पता है कॉट 90 माइनस अगर ए लिखेंगे तो इनडायरेक्टली हम इसको टेन ए लिख सकते हैं कि नहीं। आप कहोगे जी भैया, तो जहाँ पर भी टेन ए आए वहाँ पर हम लोग 90 माइनस ए लिखेंगे विद इंक्लूडिंग कॉट ए, ठीक है जी। आप कहोगे जी भैया, तो यहाँ पर हम LHS में लिखेंगे कॉट, ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस का ए और इक्वल में क्या हो जाएगा हमारे पास कॉट बी, ठीक है। अब चूंकि LHS और RHS दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, कॉट है। तो कॉट ए से कॉट ए क्या हो जाएगा, कंपैरिजन करने पर वो कट हो जाएगा। तो हमारे पास 90 माइनस ए बचेगा और इक्वल में बी बचेगा। अब आपको पता है कि ए माइनस का अगर RHS में शिफ्ट होगा तो वो प्लस का हो जाएगा। तो 90 इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा कि नहीं, या फिर बी प्लस है तो बात वही निकल के आ जाएगी। तो अब आप इसको लिख सकते हो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी, क्या करनी थी, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो ये हो गया ना, आ गया ना आंसर। तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके 2 नंबर से लेकर के 4 नंबर में पूछा जा सकता है। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और MCQ बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए जिनकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। उसके अलावा ये फर्स्ट, ठीक है, और ये सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपको मैं इंडायरेक्टली अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा साइन ए प्लस बी वाला, ठीक है, ये एंगल ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं। तो ए प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन 25 प्लस 65, तो ये हो जाएगा 90 और ओवरऑल इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैंने आपको ऐसे ही बता दिया और आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। साइन ए प्लस बी का अभी मैंने फार्मूला आपको बताया था, ठीक है। आपको स्लाइड फिर से पीछे की तरफ करना है और वहाँ से फार्मूला नोट डाउन करना है अगर आपको याद नहीं है। और ये फोर्थ क्वेश्चन के जितने भी MCQ क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप मिस नहीं करोगे। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आप कहोगे भैया इतना आसानी से आप कैसे बोल सकते हो, देखो दोनों जगह पे 9 है कि नहीं। आप कहोगे जी भैया है, तो 9 को अगर हम कॉमन ले लेते तो हमारे पास क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए बचेगा और माइनस में क्या बचेगा, टेन स्क्वायर ए बचेगा। और आपको पता है ये हमारे पास क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 9 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 ही तो आएगा। तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, मिस नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखो 1 प्लस टेन प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक थीटा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा मुझे आइडिया नहीं है, बट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप मल्टीप्लाई यानी कि सॉल्व करोगे फिर ही आपको आंसर देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी से हो भी जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे करा देता हूँ। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने में समय ज़्यादा जाया होगा इसलिए मैंने ये नहीं कराया, ठीक है। बाकी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा है तो हम इसको लिख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। टेन स्क्वायर ए अपॉन में ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर है और आपको पता है कॉट को 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 होगा और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, जो पहले से था हमने उसको वैसे ही लिख लिया है, ठीक है, डिवाइड बाय। अब यहाँ पर अब आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये न्यूमरेटर क्या होंगे, डिनोमिनेटर इक्वल होंगे। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब आपको पता है फ्रैक्शन के फ्रैक्शन में होता है तो वो पलट के क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
ठीक है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कैंसिल और आपके पास बचेगा टेन स्क्वायर ए और ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके इक्वल में क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ और यहाँ पर फॉर्मूले दिए गए और ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराना चाहूँ तो ये सारे क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और अगर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँ तो ये वाला क्वेश्चन एक मैं आपको वन ऑफ द मोस्ट कहता हूँ और ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आप बिल्कुल भी इनको मिस नहीं कर सकते हो, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, इनमें से मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ या फिर मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं उन्हीं के बेस्ड पर हम इसको सॉल्व करने का अब प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखना, ये हमारे पास दे दिया गया है 1 प्लस साइन ए और डिवाइड बाई क्या है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, यानी कि जो भी डिनोमिनेटर में है उसी को रेशनलाइज करना है। तो 1 माइनस साइन है तो यहाँ पर भी लिखेंगे 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई करेंगे, यही करते थे ना 1 माइनस साइन ए। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर है ऐसे। ठीक है, अच्छा जी, आपने ये भी पढ़ा था कि अगर ये माइनस में तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव में हो जाएंगे। अभी LHS में और RHS में क्या लिखा है, देखो ये RHS का पार्ट है तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं, हम LHS को ही सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है आपको कि जी भैया। उसके बाद 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है दो बार मल्टीप्लाई में, और आपको पता है स्क्वायर रूट में अगर ऐसे कुछ होता है जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 तो एक 2 बाहर आ जाता है ना, वैसे पैटर्न पे 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है दो बार मल्टीप्लाई में तो 1 प्लस साइन है एक बार बाहर आ जाएगा। आपको कि जी भैया। ठीक है, अब स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। चूँकि स्क्वायर में है तो एक स्क्वायर बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट में तो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, कॉस ए। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको पता है इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, इस चीज़ को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए, ये लिख सकते हो। आप कहोगे जी भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, आप कहोगे सेक ए होता है, प्लस में साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन ए होता है। और यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी और ये देखो यहाँ पर RHS में ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो। ठीक है, 1 2 3 हो गया। ओके, इसके अलावा ठीक है यहाँ पर समरी में कुछ चीज़ें दी गई हैं जिन्हें आपको पढ़ना है, जैसे ये हाइपोटेनिस वाला कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको कराया था। ठीक है, और ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, रेशियो से रिलेटेड है। उसके अलावा ठीक है ये सारे, जैसे कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन है, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस है, और टेन को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट है, और टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ मैंने करा दी थी। और उसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कुछ आइडेंटिटीज़ हैं तो ये रही। ठीक है, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा ठीक है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसके अलावा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों आइडेंटिटी आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बेस्ड पर आप बाकी सारे क्वेश्चंस करोगे और ये कैसे अप्लाई करना है आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन प्रैक्टिस वाइज आप सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए SS लाइफ टाइम। थैंक यू सो मच।